इसीलिए मैं कहता हूं ये कैंसर जैसा है। कैंसर और HIV, निमोनिया सब मिलाकर के एक बीमारी हो सकती है, तो वो भ्रष्टाचार है, दुर्बल करती है। वो है कि ये जो पैसा है इसको आप विदेश में जमा करते हो, बैंक में हवाला एजेंट्स के जरिए, और फिर ये चिदम्बरम और सोनिया ने एक बार आपस में मीटिंग की और सोनिया ने कहा कि ये बड़ा खेद की बात है कि हम इतना पैसा स्विट्जरलैंड में जमा करते हैं और वो हमें इंटरेस्ट नहीं देते, ब्याज नहीं देते, वो सर्विस चार्ज लगाते हैं 2% का। ये तो अन्याय है, इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो चिदम्बरम ने कहा जी जी हुजूर कहकर उसने एक पार्टिसिपेटरी नोट बनाई, कल्पना। उसमें क्या है कि आप एक इंडियन है, क्योंकि दूसरी और देश में ये नहीं लागू होती है, ये कोई नहीं मानेगा, ये किसी और देश में नहीं मानेगा। हमारे देश में पार्टिसिपेटरी नोट बनाई है कि आप अपने स्विट्जरलैंड बैंक से या केमन आइलैंड बैंक से पैसा निकालो और ये पैसा आपको आप बोरी में ले जाओ, सूटकेस में ले जाओ, गोल्डमैन सैक्स को या मॉर्गन स्टैनली या ये अमेरिका का कंपनी है प्रूडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, इनको जाकर काउंटर में बोरी रखो और पासपोर्ट अपने इंडिया का दिखाओ, तो कहो कि हमें एक पार्टिसिपेटरी नोट चाहिए। तो एक बहुत सुंदर दिखने वाली पार्टिसिपेटरी नोट देंगे, उसमें आपका नाम नहीं होगा, उसमें डेट नहीं होगा, उसमें सीरियल नंबर नहीं होगा, तो सिर्फ अमाउंट होगा $। उसको लेकर आप इंडिया आओ और फोटोस्टैट कॉपी करके रिजर्व बैंक को दो, वो आपको एक चिट देंगे और उस चिट को लेकर आप स्टॉक मार्केट में जाकर, यही बॉम्बे स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक मार्केट को दीजिए, उसको वो रुपए जैसे मान करके उसको इन्वेस्ट करेगा स्टॉक्स में और स्टॉक्स बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे। अब आप जाकर पैसा लगाओगे बॉम्बे स्टॉक मार्केट में, तो सेबी जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, वो आपको सवाल पूछेगी कहां से पैसा आया, कौन से बैंक से आपने विड्रॉ किया। लेकिन चिदम्बरम ने कानून उसमें भी बदल दी कि पार्टिसिपेटरी नोट लगाएंगे तो कोई अधिकार नहीं है सेबी को सवाल पूछने के लिए। ओके, सो दे देंगे, बढ़ेगी, ऊपर जाने के बाद बेचेंगे, रुपए में स्टॉक ब्रोकर दे देगा उनको पैसा, वापस जाइए रिजर्व बैंक के पास, वो आपको $, देगा, $, को आप वापस ले जाएंगे। तो आज काला धन पर हमारे भ्रष्ट लोग कमा रहे हैं और ये स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाते रहती है, उसका पीछे कारण यही है। ये हमारे देश में आज कितने $बिलियन आ गए हैं पार्टिसिपेटरी नोट के नाम पर। इसमें भी एक छोटी सी समस्या थी जो सोनिया गांधी ने चिदम्बरम को समझाया कि जब आप ऊपर में बेचते हो तो एक कैपिटल गेन्स टैक्स लगती है, और कैपिटल गेन्स टैक्स 30% है। ये तो बड़ा अन्याय है। तो हम पैसा लाते हैं बाहर से और ये लोग, हमारी इंडिया गवर्नमेंट हमारी पैसा ले जाती है ऐसे। तो चिदम्बरम ने एक नया कानून बनाया कि यदि मॉरिशस का कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगी, क्योंकि मॉरिशस बेचारा छोटा देश है, हमें यहाँ पर प्रवासी भारतीयों का देश है, वहां कुछ नहीं है, इसीलिए और मॉरिशस कंपनी के लिए छूट है। मॉरिशस में $1 पर आप एक कंपनी बना सकते हो। तो सब बेईमान लोग मॉरिशस में आकर कंपनी खोलें और यहां आकर इन्वेस्ट करते हैं और उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देनी नहीं होती है। ये मैं पहले देखा जब ये 2G का मामला आया, देखा ये सारे 9-10 कंपनीज जो हैं जिनको लाइसेंस मिली, उन सब का जो एड्रेस दिया है वो मॉरिशस का दिया है। मैंने ये सारे ये टाटास का हो या शहीद बलवास का हो या ये यूनिटेक का हो, सबका मॉरिशस एड्रेस क्यों? और देखा कि एक ही सड़क पर है। तो फिर मैंने और आगे देखा तो एक ही बिल्डिंग में भी है, एक बिल्डिंग के अंदर गया तो एक मंजिल में ही है और सबका एक ही कमरा में है जिसमें ताला लगा है, कोई फर्नीचर नहीं है। ये है
इस तरीके से पैसा आती है जाती है, इसको हॉट मनी कहते हैं। तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। अमेरिका में थोड़ा पैसे की कमी हो जाएगी तो यहां से पैसा भागेगी। कभी भी हमारे देश में आज अमेरिका की इकोनॉमी सुधरने लग गई है, 1 साल के अंदर पूरी सुधर जाएगी ऐसा कहते हैं लोग। तो फिर यहाँ में जो पैसा आई है सब जाएगी वहां के स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, और यहाँ क्रैश होगा आपके स्टॉक मार्केट। तो ये एक असर है। अच्छा, एक और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। आप इस रुपए को डॉलर में कैसे करते हो? हवाला जरिए। हवाला एजेंट सब काम करते हैं, दुबई में करते हैं। दुबई में आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जब तक ऐसे फाइनेंशियल जो नाजायज है, जब तक वहां के पाकिस्तान के बैठे हुए आईएसआई को खबर नहीं देते हो। तो ये हवाला वाले जाकर पहले अपना सलाम भरते हैं आईएसआई से और बताते हैं कौन सा मिनिस्टर का कितना पैसा कौन से बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं, और उसके बाद ही उनको अनुमति मिलती है करने के लिए। और फिर उस हिसाब से वो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करते हैं। तो इसके माने क्या, पाकिस्तान को पता है कि कौन से मिनिस्टर के पास कौन सा अकाउंट है, कहां है, कितना है। ब्लैकमेल नहीं होंगे, पक्का ब्लैकमेल होंगे। राम नाईक बैठे हैं यहां, सोनिया गांधी अमेरिका से क्यों इतनी कामती है? क्योंकि सदाम हुसैन ने उनको तेल का पर्चा दिया था मुफ्त में, जो अवैध था। यूनाइटेड नेशंस ने सदाम हुसैन को तेल बेचने का अधिकार नहीं दिया था, परंतु सिर्फ दवाई खरीदने के लिए, पर्चा बांटने के लिए, तेल की पर्चा बांटने के लिए उन्होंने अनुमति दी थी यूनाइटेड नेशंस ने। उसने तो सबको जिनको पैसा देना था दे दिया। और फिर एक बड़ा इंक्वायरी बैठाई गई, वोल्कर कमिटी। उस कमिटी ने इस पर किया और देखा कि हिंदुस्तान से 2 बड़े इंस्टॉलमेंट्स पैसे के मिलियंस ऑफ डॉलर्स में दिया। ये पर्चा क्या है? ये पर्चा आप ले जाओ और कोई भी ऑयल कंपनी को दे दो तो इराक से उनको ऑयल मिल जाएगी, और उसके अनुपात में वो पैसा देते थे ये ऑयल कंपनी आपको पर्चा के लिए। तो ये हुआ। तो पर्चा में नाम 2 लोगों का नाम आया। एक जब राम नाईक मिनिस्टर थे तो नटवर सिंह का नाम आया, वो उसको सोनिया ने भेजा था। तो नटवर सिंह उस जमाने में ऐसे ही काम करते थे, अभी उनको थोड़ा दूर रखा है। जब राहुल गांधी पकड़ा गया था बॉस्टन एयरपोर्ट में, $1,60,000 कैश में, अमेरिका में $10,000 से ज्यादा आप बिना डिक्लेरेशन नहीं आ सकते हो, और यदि आओगे तो हर $10,000 के लिए 8 साल की सजा, माने 1,60,000 के माने 144 सालों का सजा। राहुल गांधी को 144 साल के लिए अंदर कर देते हैं, लेकिन वो छूट गए। नटवर सिंह का काम यही था। तो नटवर सिंह गए और फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें भी थोड़ा पॉकेट मनी चाहिए, तो उसको पर्चा मिल गई। और दूसरा पर्चा जो अमेरिका को मिली, क्योंकि अमेरिका ने कब्जा किया इराक को, इराक के बाद वो सारा डॉक्यूमेंट्स लिया और फिर वोल्कर को बिठाया कि छानबीन करो, और उसमें सोनिया गांधी का भी नाम। फिर सोनिया गांधी को ने बहुत आंसू बहाया, कहा अमेरिका को कि जो आप कहोगे मैं कर दूंगी, आपसे हवाई जहाज खरीदना खरीद लूंगी, आपसे हथियार खरीदना खरीद लूंगी। तो वहां यूनाइटेड नेशंस में जो कमिटी बैठाई थी वो बोलकर, उस समय डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के कौन थे? शशि थरूर, बदमाश नंबर 1। उसने वो सारा जो रिपोर्ट में सोनिया गांधी का नाम था, वो सारा पर्चा को लेकर के ड्रॉवर में बंद कर दी, और वोल्कर को उसने झूठा पर्चा दिया कि जहां सोनिया गांधी का नाम था उसने कांग्रेस पार्टी लिखा।
अब आप वोल्कर रिपोर्ट पढ़ोगे तो इंडिया का नाम देखोगे तो नटवर सिंह का नाम देखोगे और सोनिया गांधी का नाम देखोगे। उस दिन से सोनिया गांधी को डर है अमेरिका से। ऐसे वो दिल से वो अमेरिका को नहीं चाहते, वो तो केजीबी के साथ बने। उस दिन मुझे एक टीवी कैमरा में, टीवी शो में एक कांग्रेस का जो स्पोक्समैन है उसने कहा आरएसएस फासिस्ट है। तो मैंने कहा तुम प्रशंसा करो क्योंकि तुम्हारे नेता का पिताजी तो जवान था हिटलर के फौज में। बात सही है। आज किसी को पता ही नहीं है। यहाँ हमारे देश में किसी के घर में शादी हो जाए तो वो लड़का का परिवार के मामा कौन है, उसकी भतीजा कौन है, सब ढूंढते हैं गाँव में। तो यहाँ सोनिया गांधी आपके सिर पर बैठी है नेता बनके, उसके पूर्वज तो आपने कुछ पता ही नहीं किया। ये कहां थी? इसके बाप तो सोल्जर था, जवान था हिटलर के आर्मी में। हिटलर रशिया को की आक्रमण की और वहां ये पकड़ा गया, प्रिजनर बनाया गया। रशिया ने ऐलान किया कि जब महायुद्ध 45 में बंद हो गई, उस समय उन्होंने ऐलान किया कि किसी जर्मन आर्मी के सोल्जर को 20 साल के लिए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनके बाप को 4 साल नहीं हुआ था, उसको छोड़ दिया। क्यों? ये केजीबी का बन गए। तो केजीबी के कारण ये वापस आए और फिर उनको कोई, अमेरिका तो इटली की कब्जा करके रखी थी, तो इटली में कोई नौकरी नहीं मिली तो वो मामूली मिस्त्री का काम कर रहे थे। तो अपने बेटी को उन्होंने भेजा लंदन नौकरी ढूंढने के लिए, और उसने वहां इंग्लिश जानती नहीं थी, तो वो जो कोचिंग क्लास होती है ना, वहां जाकर दुकान में 6 हफ्ते के लिए अंग्रेजी सीखा। लेकिन आपके एफिडेविट में जब वो उम्मीदवार बनी, उसने लिखा एजुकेटेड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर ए डिग्री इन इंग्लिश। अब ये झूठ निकला क्योंकि मैं गया था कैम्ब्रिज लेक्चर देने के लिए। तो पूछा कैसा स्टूडेंट थी, तो कहा ये तो कभी स्टूडेंट यहाँ नहीं थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर लिख कर दो। तो कहा लिख कर दे देंगे। तो रजिस्ट्रार ने लिख कर दे दिया। मैं आया यहाँ, उस समय स्पीकर थे मनोहर जोशी, उनको दिया, भाई देखो इसने लोकसभा के हुज हू में लिखा है कि एजुकेटेड इन इंग्लिश in the University of Cambridge and got a degree। और यहाँ कहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट था ही कोई, थे ही नहीं। तो आप उसको पूछिए, वो अपने उम्मीदवार के फॉर्म में भी एफिडेविट में लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रकार। तो मनोहर जोशी ने उनको भेजा। जवाब आई सोनिया गांधी से कि ये टाइपिंग मिस्टेक था। तो मैंने मनोहर जोशी ने मुझसे पूछा अब क्या करें? मैंने कहा अब ये करो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दो कि लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज सोनिया गांधी। कभी टाइपिंग मिस्टेक कितना लंबा होता है? एक कॉमा, फुल स्टॉप, एक शब्द में कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है? तो पूरा एजुकेटेड इन इंग्लैंड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ऐसे महिला आज है। परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं ये पर्सनल मत करो। क्यों? इसमें क्या पर्सनल है? आप नौकरी चले जाओ, आप झूठा एजुकेशन सर्टिफिकेट दे दो, क्या होगा आपकी हालत? तो निकाल देंगे, जेल में भेज देंगे। ये तो हाँ बिल्कुल पर्जरी है, जेल में जाना चाहिए। हमने केस भी किया, परंतु चीफ जस्टिस ने कहा आप छोड़ दो, बहुत हो गया, आगे से नहीं करेंगे। ये बालाकृष्णन जो चीफ जस्टिस था, उसने कहा। तो फिलहाल हमने छोड़ दिया, आगे फिर जब सरकार बनेगी नहीं तब हम उसको दोबारा। तो मैं एक और सवाल पूछता हूं जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, परंतु आप अनुमान लगा लीजिए। वो है कि ये 5 साल इंग्लैंड में थे, 63 से 68 तक। 68 में शादी हुई। तो अब ये स्कूल और कॉलेज नहीं जा रही थी, तो क्या कर रही थी? कहीं नौकरी कर रही होगी थी।
नहीं, वो नौकरी वेट्रेस वेट्रेस नहीं थी, वो तो पहला 6 महीने के लिए। एक पाकिस्तानी कंपनी में सलमान तसीर उसका नाम है, उसमें नौकरी कर रही थी। अब साहब सलमान तसीर तो ISI का आदमी है। अभी उसको, वो गवर्नर था पंजाब का, उसको गोली से मार दी थी ये तालिबान वालों ने। वो ये मुझे पाकिस्तान के लोगों को पता है, तो इससे ब्लैकमेल नहीं होगी। मैं इसीलिए कहता हूं कि परिवर्तन के माने ये है कि हमारे जो राजनेता हैं वो किसी के दबाव में आने नहीं चाहिए। उनका फैसला गलत हो सही हो अलग बात है, परंतु दबाव में जो होता है वो राष्ट्र के साथ नुकसान होता है। कैसे हम पाकिस्तान का जवाब दे सकते हैं जब पाकिस्तान हमारे नेताओं के बारे में जानते हैं? यहां प्राइम मिनिस्टर डरते हैं श्रीलंका जाने के लिए, लेकिन उनको कोई डर नहीं है कि वहां नवाज शरीफ के साथ बात करने के लिए। नवाज शरीफ जो है ये स्वाधीन प्रधानमंत्री नहीं है, ये तालिबान के पिट्ठू हैं, तालिबान की मर्जी से आए। आज तालिबान का प्रभाव उनके मिलिट्री में है, उनके ISI में है, और तालिबान की सरकार बनने में थोड़े दिन ही बाकी है, और उसके बाद वो यहां आक्रमण करेंगे। उन्होंने उनकी पुस्तिकाओं में लिखी है कि भारत देश की इतिहास, भारत देश जो है, हिंदुस्तान, जो भारत देश नहीं कहते, हिंदुस्तान जो है वो इस्लाम का अधूरा इतिहास है। कैसा अधूरा इतिहास है? कहते हैं कि हम ईरान गए थे, जब हम ज़ोरास्ट्रियन वहां राज कर रहे थे, उसकी कब्जा की इस्लाम ने। ईरान को कब्जा करने के बाद 15 साल में ईरान को हमने 100% मुसलमान बना दी। ये मुझे नहीं पहले पता था, जब मैंने इनकी पब्लिकेशन पढ़ी तब पता लगा। बगल में मेसोपोटामिया बेबीलोन, जिसका नया नाम है इराक, उसको 17 साल में हमने 100% मुसलमान बना दी, और इजिप्ट को हमने 21 साल में 100% मुसलमान बना दी। क्रिश्चियन ने यूरोप को 50 साल में क्रिश्चियन बना दी, सारा यूरोप। और हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान राज किया, क्रिश्चियन ने 200 साल राज किया, और तब भी 80% हिंदू। ये कैसे हैं? अब यहाँ के राजा महाराजाओं, उन्होंने ये परवाह नहीं की कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं। शिवाजी के तो कमांडर इन चीफ मुस्लिम थे ना, तो ऐसे हम मिलकर के लड़े। 1857 तक हिंदू मुसलमान लड़े, उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी खेल चलाई। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो संस्कृति है हमारी देश की, ये एकमात्र संस्कृति है जो आज तक भी नहीं टूटा है, हजारों साल चलते आई है, बाकी सब मिट गए। ग्रीस मिट गई, रोम मिट गई, इजिप्ट खत्म हो गई, ईरान खत्म हो गई, लेकिन हिंदुस्तान लगातार चलते आ रही है। जैसे गंगा बहती है, उसमें अनेक छोटी छोटी नदी जुड़ते जाते हैं, परंतु गंगा गंगा ही रहती है, और ये संस्कृति बदली नहीं है। इसमें कई लोगों ने योगदान किया है, लेकिन इसकी मूल जो धारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो मैं कहता हूं कि ये आज एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है, और नई सरकार के सामने होगी, वो है पाकिस्तान कब हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। अब चाइना और पाकिस्तान दोनों मिल जाएंगे, तुम्हारे लिए मुसीबत है। तो हमें अभी सोचना होगा कि ये क्या करना है इसके लिए। चाइना को क्या अलग कर सकते हैं। अब हमारी तो चाइना से बात होती रहती है, क्योंकि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, मैंने चाइना की मोरारजी के कहने पर और मोरारजी की अनुमति के साथ, और अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर से उनको भी अवगत करा के, मैंने उस समय उनकी जो झगड़ा चल रही थी चाइना के रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, उसमें हमने उनको खबर दे दी कि हम तटस्थ रहेंगे, क्योंकि हम सोवियत रूस के साथ इंदिरा गांधी के काल में इतने निकट थे कि सोवियत रूस के फौज यहाँ से आते जाते थे, और चाइना को डर था कि वो
हमारे देश से तिब्बत जाएंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो हमने ये जब आश्वासन दिया तो बदले, उसके बाद ये सारा जो चुनने का हुआ और मैंने कैलाश मानसरोवर का भी दरवाजा उसी टाइम पर खुलवा दिया, जो आप सब जा सकते हैं। लेकिन अब चाइना से ऐसी बातों से नहीं होगी। अब चाइना को हम पिंच कर सकते हैं, ये दिखाना होगा, और इसके लिए अनेक रास्ते हैं। चाइना वैसे भी पाकिस्तान से ऐसे थोड़ा दुखी है, क्योंकि अभी जो सिंजांग में हुआ उपद्रव, वो पाकिस्तान में ट्रेन होकर गए थे उइगुर्स ताशकंद से आए पाकिस्तान के। तो हमसे आजकल इंडिया में गुप्त बातचीत चल रही है कि काबुल के बारे, अफगानिस्तान के बारे क्या करना है। नहीं तो अफगानिस्तान अमेरिकन भागने वाले हैं, उसके बाद वहां भी ये पकड़ लेंगे तालिबान। तो इसीलिए चाइना वो जरूर अलग करना है, परंतु उसको मीठी बात से अलग नहीं कर सकते। आज तो वो डरते भी नहीं है ये सरकार के बारे में, क्या सोचते हैं। अभी जो मनमोहन सिंह बड़े हमारी प्रेस ने कहा होगा हिस्टोरिक मीटिंग है, वो कुछ नहीं मिला हमें। जिस बात पर छोटी सी बात थी कि हमारे यहाँ तमिलनाडु से कोई चाइना जाएगा तो पासपोर्ट में स्टैंप करते हैं वीजा, बट अरुणाचल से जाएंगे तो स्टेपल करके देते हैं, कश्मीर से जाएंगे तो स्टेपल करके देते हैं। इस छोटी बात में भी नहीं कुछ बोल सके प्रधानमंत्री। तो आज हमें यह देखना होगा कि चाइना को तकलीफ देने के लिए हमारे पास कुछ है बहुत। एक मैं बता देता हूं कि चाइना का सारा विदेशी व्यापार जो है वो मलाका स्ट्रेट से जाती है। मलाका स्ट्रेट माने एक तरफ निकोबार और दूसरी तरफ सुमात्रा, जो चाइना का इंडोनेशिया का हिस्सा है। इंडोनेशिया और चाइना का रिश्ते अच्छे नहीं है, तो 90 किलोमीटर की चौड़ाई है। एक तरफ हम बैठे हैं, एक तरफ इंडोनेशिया बैठी है, दोनों में संधि हो जाए और जब चाहे पाकिस्तान चाइना का जो ट्रैफिक है उसको बंद कर सकते हैं, और चाइना वहां कुछ नहीं कर सकती। हमें दोस्ती अपने जो आसपास देश हैं उनसे करनी चाहिए। कुछ नेपाल को कुछ ठीक करना पड़ेगा, और ये जो श्रीलंका है इसको अपने साथ रखना होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि तमिलनाडु की असेंबली पास कर रही है कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। नवाज शरीफ से मिलने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु राजपक्षे जिसने राजीव गांधी की हत्या की, उससे नहीं मिलना चाहिए। तमिलों से नरसिंहाराव हुआ, किसने कहा? ये कहते हैं तमिलनाडु, ये यूनाइटेड नेशन नहीं कहती है, नरसिंहाराव कहते हैं कि मानव अधिकार का बहुत उल्लंघन हुआ है। वो तो हमारे कश्मीर के बारे भी कहते हैं, लेकिन उसका हल इस तरीके से भी नहीं हो सकता कि हम बॉयकॉट करें। तो चाइना और पाकिस्तान कहते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाइना का तो वीटो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि परिवर्तन जब आप सोचते हैं ना, आप पहले सोचिए कि अपनी सुरक्षा ठीक है। भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। कैसा? 3 रास्ते से, एक अल्पकाल, दूसरे मध्यम काल और तीसरा दीर्घ काल। ये तीनों उपाय को लागू करनी चाहिए। अल्पकाल में जो हमारे यंत्र हैं उसको उपयोग करके जो विशेष अधिकार है सरकार के पास उसको समाप्त करनी है और लोगों को ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए। एक जमाने में रेलवे रिजर्वेशन के लिए स्टेशन मास्टर के विवेक अधिकार और टिकट कलेक्टर के विवेक अधिकार, और इस प्रकार से भ्रष्टाचार खूब थी। आपको एक बर्थ मिलने में समस्या होती थी। आज कंप्यूटराइजेशन हो गई तो न्यूनतम हो गई, अभी भी है थोड़ा पर न्यूनतम हो गई है, क्योंकि आपने कंप्यूटराइजेशन की। उसमें एक प्रोग्राम है कि वेटिंग लिस्ट को बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए आप मोबाइल फोन से ही पता कर सकते हैं कि आपकी कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई। भ्रष्टाचार बहुत कम हो गए। फॉर्म्स चाहिए, पहले तो आपको जाकर चपरासी को पैसा देना होता था सांप को उठाने के लिए, फिर सांप उठने के बाद पैसा मांगते थे, फिर फॉर्म्स देते थे। आज आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। ऐसे करते जाना चाहिए, इसको ई गवर्नेंस कहते हैं। और मुझे बड़ा आनंद आया पेपर में आज पढ़ के कि बीजेपी बॉम्बे यूनिट आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत बड़ी तरीके से
चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। ये आनी चाहिए, इससे बहुत लाभ होगा। और एक कंप्यूटर लिटरेसी हमारे देश में होनी चाहिए। हमारे देश में कितना 100 करोड़, इसीलिए दुनिया भर के कंपनीज यहाँ आने चाहते हैं। तो हमें इसमें सावधान रहनी चाहिए। पिछले बार ये 2G में क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम यही थी कि 2001 में एनडीए ने नीलाम किया था स्पेक्ट्रम का। ये बात छिपाते हैं। ये एनडीए ने 2001 में स्पेक्ट्रम का नीलाम करके ढूंढा कि मार्केट प्राइस स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम माने क्या? ये जो लेन बनती है आसमान में, जिसमें आपके वायरलेस जाती है। पहले उसको क्या कहते हैं, कॉर्डलेस फोन होती थी। वो डायल करो, घंटी बजेगी बिना तार, पर और कुछ नहीं कर सकते थे। उसको 1G कहते थे। फिर आई 2G। 2G में आप फोन भी कर सकते हैं, SMS भी भेज सकते हैं, MMS भी भेज सकते हैं और चित्र भी भेज सकते हैं। फिर 3G में वीडियो, आप जैसे आप बात कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं, तो आप उनको आमने सामने देख सकते हैं, जैसे आप उनके बगल में खड़े हैं। 4G में 10,000 पन्ने के डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और उसमें फर्क इतना ही है, 1G में जो वेव है वो लंबा जाती है, 2G में थोड़ा ज्यादा होती है साइकिल्स, चीज में बहुत ज्यादा होती है। इन सब का एक लेन बननी होती है कि आपस में टक्कर ना हो। उस लेन को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आकाश सीमित है, तो इसीलिए उसको बांटने में सोचना चाहिए। तो हमारे देश में आज इतनी डिमांड हो गई। 2001 में सिर्फ 4 करोड़ मोबाइल सेट्स होते थे सिर्फ। आज 2008 में जब राजा ने दिया, उसने 2001 प्राइस में दिया। और उस समय कितना थी? 70 करोड़, 700 मिलियन मोबाइल फोन्स देश। तो बड़ी डिमांड थी। स्पेक्ट्रम का दाम 10 गुना हो गया था और इसने 1/10 के दाम पर बेचा। और वो कंपनी कहा कि नहीं, सस्ते दाम पर फिर वो रेट्स को सस्ता करेंगे, नहीं, उन्होंने विदेशी कंपनी को बेच दी। किसी ने एटिसलाट को बेच दी, किसी ने नॉर्वेजियन कंपनी टेलीनॉर को बेच दी, किसी ने डोकोमो को बेच दी। इस तरीके से सब ने सस्ते दाम से सरकार से ली और 8 गुना 9 गुना दाम पर उन्होंने विदेशी कंपनी को बेच दी। इसके ज्यादा अच्छा होता है कि सरकार सीधा 10 गुना पर विदेशी कंपनी को बेचती और सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए मिल जाती। 2 लाख करोड़ का मतलब क्या है? टोटल इनकम टैक्स का बिल जो है, इनकम टैक्स का जो आमदनी है या राजस्व है हमारी सेंट्रल बजट में, वो 2 लाख करोड़ है। और एक स्पेक्ट्रम के ऑप्शन से 2 लाख मिल जाती। इनकम टैक्स की जरूरत नहीं है, उसको अबॉलिश कर दो। सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को छुट्टी करके गांव में जाकर सड़क बनाओ, ऐसा कुछ उनको भेजना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना भ्रष्टाचार है कागज के काम से। देश में साधन की कोई कमी नहीं है। स्पेक्ट्रम करो 2 लाख करोड़, अगर 4G आ रहा है उसका ऑप्शन करोगे तो आपको 7 लाख करोड़ मिलेगी। कोयले के जो ब्लॉक्स हैं उसको ऑप्शन करते तो 11 लाख करोड़ मिलते। जो खनिज तेल को आपने सस्ते दाम पर दे दी, यानी मुफ्त में लगभग, उसको आप ऑप्शन करते तो 24 लाख करोड़ रुपए देते। और हमारे देश में 60% थोरियम है और ये राम सेतु की कृपा से। राम सेतु कहां आ गया इसमें? वो जो रेत है वो पाक स्टेट से आती है और वो टक्कर लगती है उसको राम सेतु से। राम सेतु तो पूरा नहीं है, आधा है रामेश्वरम की द्वीप, उसके बाद धनुषकोडी से समुद्र के बीच से शुरू होकर श्रीलंका तक, तो एक कंटिन्यूअस है। उसमें वो आकर टक्कर होती है, फिर वो पानी उसको साइड में ले जाकर के रेत के रूप में तमिलनाडु की कोस्ट में डिपॉजिट करती है और उसमें थोरियम होता है। 2050 में सारा यूरेनियम दुनिया में खत्म हो जाएगी
और अमेरिका ने फैसला किया कि अब हम थोरियम के रिएक्टर चलाएंगे। हिंदुस्तान थोरियम के रिएक्टर चलाएगी तो देश में जितना पावर चाहिए मिल सकता है, लेकिन हम उसकी शोध नहीं कर रहे, जो रिसर्च करनी चाहिए नहीं कर रहे। तो यदि राम सेतु कट जाती तो पानी टक्कर के बजाय वो निकल जाती और सीधा इंडियन ओशन में जाती, और वहां अमेरिका का डीगो गार्सिया है, वहां अमेरिका उसको निकाल के ले जाएगी। आज भी अमेरिका स्मगलिंग कर रही है रेत की। कोई रेत का स्मगलिंग कर सकता है? परंतु हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें थोरियम है। इस देश में किसी चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ वो मंशा की कमी है। ये अंग्रेजों के राज में जो मंशा पैदा की गई बाबू बनने का, वो है। परिवर्तन चाहिए तो एक ही चीज की चाहिए, चेतना में। हम कौन हैं ये हम लोगों को पता नहीं। कोई कहता है कि अंग्रेजों ने बनाई हमें, हम सब टुकड़े टुकड़े थे। वास्तविकता ये नहीं है। नहीं, हम हिंदू है, मुस्लिम है, मराठी हैं, बिहारी है। डीएनए टेस्ट करोगे तो सब एक हैं। मैं तो कह रहा हूं आपसे, हिंदू मुसलमान के डीएनए टेस्ट हुआ है, एक ही है। ये कोई बाहर से इधर उधर छोटे लोग आए होंगे, पर तो मूल जो डीएनए है वो ये दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो या गुजरात के हो या आसाम के हो, डीएनए एक ही है। हम एक हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए, कोई आर्यन नहीं है, कोई द्रविडियन नहीं है, हम सब एक हैं। ये एक पहचान आज हमारे देश में सबके दिमाग में आनी चाहिए। अब अंग्रेजों ने दिमाग में भर दिया आर्यन द्रविडियन। करुणानिधि ने मुझे कहा कि आर्यन माने ब्राह्मण, द्रविडियन माने शूद्र। तो मैंने कहा ये कहां से आपने निकाला? नहीं, देखो हमारे लोग रंग काला है। मैंने कहा वो क्योंकि आप इक्वेटर के पास है, रंग जो है वो पिगमेंटेशन से होती है, धूप उसको काला कर देती है। वो एक अमेरिका में एक सिंगर था,